एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस चैनल में हम चैप्टर 5 क्लास 9th साइंस का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को भी ज़रूर देख लें, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से तरीके से समझना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, जहाँ से हमें शुरू करना था वहाँ से हम शुरू करते हैं। आज जिस सेल ऑर्गेनल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ना है वो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए, चाहे वो किसी केमिकल एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए, चाहे वो नए मटेरियल को बनाने के लिए चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। यानी सेल के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आप लर्न कर लें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है सेल की। फॉर एग्जांपल, आप की मॉनेटरी जो करेंसी है वो रुपीज़ है। आप पैसों को रुपीज़ में 10 रुपये की चीज़ है, ये 20 रुपये की चीज़ है, ऐसे मेजर करते हैं। इन द सेम मैनर सेल की एनर्जी को एटीपी में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसके पास 2 एटीपी एनर्जी है, इसके पास 40 एटीपी एनर्जी है, इस तरीके से मेजर करते हैं हम। एटीपी सेल को नए कंपोनेंट्स बनाने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती है वो डबल होती है, ठीक है। जो बाहर वाली लेयर होती है वो हाईली पोरस होती है, ठीक है, मटेरियल को आसानी से अंदर बाहर जाने देती है। और जो अंदर वाली सरफेस होती है दोस्तों, वो जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है, डीपली फोल्डेड होती है। ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये डीपली फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, देखिए, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। एटीपी बनाने के लिए जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनर सेल मेम्ब्रेन पे ही, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे ही होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में खास बात कि उनके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, वो खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं, सेल से नहीं लेते, ठीक है। सेल से, सेल जैसे बाकी प्रोटीन्स, जो बाकी पूरे सेल के लिए प्रोटीन्स कौन बनाता है? वो राइबोसोम्स जो आर के ऊपर मौजूद होते हैं या जो फ्रीली होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं, वो किसी और से प्रोटीन्स नहीं लेता, खुद ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करवा लेता है। अगले आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल प्लास्टिड्स, अलग अलग तरह का कलर होता है इनका, ठीक है। आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं, कोई वाइट कलर के, कोई येलो कलर के, कोई वायलेट कलर के। जो फ्रूट्स का कलर होता है, जैसे मैंगो का कलर येलोइश होता है, एप्पल का कलर रेडिश होता है। तो जो कलरफुल कलर आता है प्लांट के पार्ट्स में, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा टाइप होता है प्लास्टिड्स का ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनका काम होता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर करना। एक स्पेशल तरह का प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट के अंदर जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, और क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है इसलिए वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो प्लांट्स के लिए होती है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट तो होते ही हैं, क्लोरोफिल, लेकिन इसके पास येलो और ऑरेंज कलर के भी कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे दोस्तों पढ़ते हैं प्लास्टिड्स दिखते कैसे हैं। प्लास्टिड्स के पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रोमा आप कुछ ये कह सकते हैं पाउडर लाइक होता है, पाउडर की तरह का एक सब्सटेंस होता है स्ट्रोमा,
ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हमारे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स के पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये भी खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 2 सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिनके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। आगे हम अपने लास्ट सेल ऑर्गेनल पे आते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स मेनली स्टोरेज का काम करते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। कई बार तो प्लांट्स का 90% जो स्पेस होता है ना, सेल का 90% स्पेस वो एक वैक्यूल ही घेर लेता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है 50 से 90% जो स्पेस होता है सेल का, वो वैक्यूल अकेला घेर लेता है, ठीक है। दरअसल जो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सेल सैप भरा होता है, जो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी यानी मजबूती प्रोवाइड करते हैं, पिचकने नहीं देती उसको आसानी से, ठीक है। वैक्यूल्स प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स को, शुगर्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को। अमीबा जैसे और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल की हेल्प से खाना लिया जाता है बॉडी के अंदर, और उस वैक्यूल को कहा जाता है फूड वैक्यूल, ठीक है दोस्तों। कुछ ऑर्गेनिजम्स वैक्यूल के अंदर पानी भर के, वैक्यूल के अंदर वेस्ट भर के उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी वैक्यूल की हेल्प से वेस्ट को भी डिस्पोज करते हैं। तो ये काम भी वैक्यूल्स करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे इसने बताया है कि सेल को फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सेल होती है उसकी खुद की एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जिस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सारे काम करता है, न्यूट्रिशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, वेस्ट मटेरियल को मैनेज करता है, प्रोटीन्स बनाता है, जितने काम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म करता है वो सारे काम एक अकेला सेल भी कर सकता है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।